हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी पढ़े थे और हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में हम लोग दो फैक्टर बेसिकली पढ़े थे। एक टेम्परेचर को हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे और दूसरा प्रेशर को इंट्रोड्यूस किए थे। हम लोग दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस के लिए उस फैक्टर को पढ़ रहे थे। एक सॉल्यूशन था हमारा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट सॉलिड था, सॉल्वेंट लिक्विड था, और एक सॉल्यूशन था हमारा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर। तो उसके बाद हम लोग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोग पढ़ने के लिए एक लॉ को इंट्रोड्यूस किए थे। दैट लॉ इज बेसिकली हेनरी लॉ, और उस हेनरी लॉ के साथ हमारा एक रिलेशन आया था एम इज इक्वल्स टू के पी, वेयर एम रिप्रेजेंट्स मास ऑफ द गैस, पी रिप्रेजेंट प्रेशर ऑफ द गैस एबव द लिक्विड। क्लियर। और साथ में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए, और वो क्वेश्चन आपका कुछ यूँ है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस solubility of N2 in water is 0.15 gram per liter when the partial pressure of N2 is 580 torr. What would be the solubility of N2 when its partial pressure is 800 torr? क्लियर। तो जब 580 टॉर हमारा प्रेशर है उस गैस का, तब उसका सॉल्युबिलिटी है 0.15 ग्राम पर लीटर। जब उसका प्रेशर हो जाता है 800, तो उसका सॉल्युबिलिटी कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो गिवन पार्ट को हम लोग लिखते हैं। देखिए, आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, और हम लोग को इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 0.15 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.15 ग्राम, तो मतलब मास के टर्म्स में दिया हुआ है, पर लीटर के टर्म्स में। तो मास ऑफ N2 गैस, या मास ऑफ N2 गैस dissolved in 1 liter of solvent at 580 torr, it is equal to 580 torr पे कितना है 0.15 ग्राम। तो हम लोग को सिमिलरली सारा कुछ निकालना था 1 ही लीटर सॉल्वेंट में, लेकिन कितना टॉर पे, 800 टॉर पे। आसान सा है, निकल जाएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग में हम लोग क्या पढ़े थे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की एम इज इक्वल्स टू के पी, मतलब मास ऑफ गैस डिजॉल्व दैट इज इक्वल टू के समथिंग कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यही हम लोग पढ़े थे ना। नाउ अब हम लोग लिख सकते हैं, तो एक बार इसके लिए लिख सकते हैं कितना मास डिजॉल्व है, 0.15 ग्राम डिजॉल्व है, इट इज़ इक्वल टू के, तो हम लोग को पता नहीं है, इनटू उस टाइम प्रेशर कितना है 580 टॉर। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम लोग को मास निकालना है, क्योंकि मास के टर्म्स में सॉल्युबिलिटी पता चल रहा है, तो इसको M2 मान लीजिए, इट इज इक्वल टू के इंटू पता नहीं है, बट P का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 800, तो इसको पुट कर सकते हैं। तो M2 इज इक्वल टू के इंटू 100, क्योंकि सेम गैस के लिए तो ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं ना। और हम आपको बताए थे कि जो ये कॉन्स्टेंट होता है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, गैस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर भी चेंज नहीं किया गया है, 20 डिग्री सेल्सियस पे ही सेम है। सॉल्यूट भी वही नाइट्रोजन गैस है, सॉल्वेंट भी वही 1 लीटर है, मतलब के का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। तो उसी गैस के लिए एक बार ये फार्मूला, एक बार और वो फार्मूला लगा सकते हैं अलग अलग प्रेशर पे। तो 1 को हम लोग 2 से अगर डिवाइड कर दें तो इधर में क्या आ जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाई इधर M2, इधर में आ जाएगा के इंटू 580 डिवाइडेड बाई इधर में आ जाएगा के इंटू 800। के से हमारा के कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। M2 का एक्सप्रेशन वैल्यू निकालना है, क्योंकि M2 इज द सॉल्युबिलिटी, तो M2 उधर चला जाएगा, तो इट विल बी 0.15 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 58 समथिंग दिस मच ग्राम पर लीटर। दिस इज द आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। क्लियर। तो हम लोग हेनरी लॉ पढ़ रखे थे, तो हेनरी लॉ हम लोग पढ़े थे कि हमारा अमाउंट ऑफ गैस जो डिजॉल्व होता है एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एबव द लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी जो उस टाइम हम लोग पढ़े थे वो मास के टर्म्स में पढ़े थे। अभी लेकिन जो हेनरी लॉ हमारा मेन हेनरी लॉ है वो मास के टर्म्स में हमारा रिलेशन नहीं है।
हेनरी लॉ हमारा यही है, बट वो रिलेशन हम लोग सॉल्युबिलिटी को मास के टर्म्स में डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिनोट करते हैं। तो वही हम लोग पढ़ लेते हैं हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, जो कि मेन लॉ है हमारा। बात वही है, बात मीनिंग दोनों जगह सेम ही है, बट सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म चेंज किया गया है सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्लियर? देखिए, प्रीवियस हेनरी लॉ से हम लोग को पता था कि जो हमारा मास ऑफ गैस डिजॉल्व होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब कि प्रेशर हमारा जितना ज़्यादा रहेगा, प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा, मास ऑफ गैस डिजॉल्व उतना ही ज़्यादा रहेगा। क्लियर? और प्रेशर तो हमारा प्रेशर ही रहेगा, बट अब हम लोग को लिखना है मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। मतलब सॉल्युबिलिटी को मास के टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन होता क्या चीज़ है? ऑब्वियसली मास ऑफ गैस लेते हैं ना, तो गैस सॉल्यूट ही है। तो मोल फ्रैक्शन भी हम लोग अगर गैस का लेंगे सॉल्यूट का, तो दैट विल बी द मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। और मोल ऑफ गैस क्या होता है? मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। मतलब ये हमारा अल्टीमेटली आ जाएगा ऊपर में गिवन वेट डिवाइडेड बाय नीचे में मोलर वेट इनटू टोटल मोल्स। ये एक आपको ऐसे ही मतलब एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि क्या रिलेशन हो गया। तो ये वेट ऑफ गैस, तो मास ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अरे है ना जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। और प्रेशर ऑफ गैस में और मास में कैसा रिलेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, हेनरी के लॉ से। ये एक्सप्रेशन तो हेनरी लॉ का है, हम लोग पढ़े हैं ना पीछे। तो हेनरी लॉ के एक्सप्रेशन से प्रेशर और मास के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, और मास और मोल फ्रैक्शन के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। मतलब हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब यहाँ पे हम लोग एक बात बोल सकते हैं ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट समथिंग टी टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर जो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब इन दोनों के हेल्प से लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट समथिंग टेम्परेचर टी। प्रेशर हमारा वही हो गया जो भी हमारा गैस का प्रेशर एबव द लिक्विड था। सो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, फिर से कांस्टेंट लाएंगे। दैट मीन्स कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे, और इस टाइम हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं दैट इज के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। दिस इज द हेनरी लॉ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। कुछ नहीं है, वहाँ पे था क्या चीज़ था हमारा, एम इज इक्वल टू के पी। तो मास और प्रेशर में डायरेक्टली रिलेशन, यहाँ भी डायरेक्टली, सिर्फ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आ गया। जहाँ पर हमारा जो के एच है दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट है हमारा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट या हेनरी गैस कांस्टेंट, कुछ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। आई बात समझ में? P अगेन रिप्रेजेंट द सेम प्रेशर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लिख ही लो आप थोड़े से के लिए। प्रेशर ऑफ गैस एबव द लिक्विड एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मैथमेटिकली ये समझ में आया। हम लोग इसको लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम लोग लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। तो लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे हेनरी लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस solubility of a gas expressed in मोल फ्रैक्शन। अगर हम लोग गैस का सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं is directly proportional to the
प्रेशर ऑफ गैस above the solvent. Clear? Simple. कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एक्सप्रेस्ड इन मोल फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। होप आपको ये स्टेटमेंट सारा का सारा क्या होगा, क्लियर होगा। क्लियर आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फिर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, आपका एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हमारा इनिशियल जो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड है आप ऐसे ले लो, या फिर एक काम करो, आप इनिशियल में मान लीजिए कि मास ऑफ गैस हमारा डिसॉल्व्ड है m1 एट टेम्परेचर T1, मतलब फिलहाल इसका टेम्परेचर T1 है, तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड है m1, प्रेशर के साथ कोई भी चेंज नहीं किया गया। बाद में जो मास ऑफ गैस डिसॉल्व हो गया दैट इज़ बेसिकली m2, जब टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग कर दिए T2। क्लियर? अगर इस केस में हम लोग मास और टेम्परेचर के बीच में कर्व प्लॉट करें, मास और प्रेशर के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे तो एक्चुअल में दो कर्व आएगा। एक कर्व कुछ यूँ आया सपोज करो आप, और एक कर्व आपका यूँ आया, ठीक है। इसमें से एक कर्व होगा आपका टेम्परेचर T1 के लिए, एक कर्व होगा टेम्परेचर T2 के लिए, क्योंकि टेम्परेचर को जैसे ही चेंज करेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, उसका हमारा वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो हम लोग का ग्राफ भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। मास वास भी अलग अलग है। तो आपको बताना है कि T1 है T2 है, और मैं आपको दे देता हूँ कि सपोज कीजिए कि टेम्परेचर T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, तो आप बताइए कि इस दोनों कर्व में से कौन सा कर्व टेम्परेचर T1 के लिए होगा, कौन सा कर्व टेम्परेचर T2 के लिए होगा। क्वेश्चन वापस से सुन लो, आपका एक ही सॉल्यूशन है, दो अलग अलग स्टेज पे, एक टेम्परेचर T1 पे है, एक टेम्परेचर T2 पे है। उस केस में मास और प्रेशर के बीच में ये आपका दो कर्व प्लॉटेड है, जिसमें से एक टेम्परेचर T1 का होगा, एक T2 का होगा। आपको दे दिया गया कि टेम्परेचर T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, तो आपको बताना है कि कौन सा कर्व T1 का, कौन सा कर्व T2 का, मतलब ऊपर वाला T1 का कि T2 का। क्लियर? चलिए आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आसान है, कर्व अगर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा टेम्परेचर T1 का है, कौन सा टेम्परेचर T2 का है। अब देखिए उसके लिए क्या करो आप कि एक कोई फिक्स प्रेशर ले लो, सपोज कीजिए कि दिस इज़ अ फिक्स प्रेशर। अगर इस प्रेशर पे बात करें तो इस प्रेशर के ये हम स्ट्रेट लाइन अगर बनाएंगे तो ये प्रेशर इस ग्राफ को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस ग्राफ को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट के लिए हम लोग मास का वैल्यू देख लेते हैं। फिर यही इसी प्रेशर पे इस गैस पे हमारा इतना मास डिसॉल्व है, कट कर रहा है इस पॉइंट पे, मतलब इस रिस्पेक्टिव प्रेशर सपोज कर लीजिए PA के लिए हमारा यहाँ समथिंग कुछ मास ये डिसॉल्व है, और इसी प्रेशर पे इस टेम्परेचर पे हमारा समथिंग ये मास डिसॉल्व है। ये तो दिख रहा है कि इस कर्व वाले में मास ज़्यादा है, इस कर्व वाले में मास हमारा क्या चीज़ है, कम है। क्लियर? एट द सेम प्रेशर। अब देखिए हम लोग इसमें प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। और टेम्परेचर के केस में हम लोग गैस के वाले में रिलेशन पढ़े थे ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि हमारा जो सॉल्युबिलिटी होता है that is directly proportional inversely proportional to temperature, that is inversely proportional to temperature at constant pressure। तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिए तो टेम्परेचर से कैसा रिलेशन, इन्वर्स। और जिस केस में टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस केस में सॉल्युबिलिटी कम होगा, मतलब कम गैस डिसॉल्व होगा। तो इन दोनों में से किस केस में कम गैस डिसॉल्व है, इन दोनों में से हमारा यहाँ पे कम मास ऑफ गैस डिसॉल्व है। तो जैसे ही सॉल्युबिलिटी कम मास ऑफ गैस डिसॉल्व है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाइयर,
मतलब इस कर्व का टेम्परेचर हाइयर, मतलब ये हो गया आपका बेसिकली T2 के लिए, और ये हो गया बेसिकली आपका कौन से कर्व के लिए, T1 के लिए। तो T1 पे हमारा सॉल्युबिलिटी कितना था, M1, तो ये जो वैल्यू है बेसिकली M1 का हो गया ये वैल्यू बेसिकली। होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगी। तो इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, जो कि बेसिकली KH है। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कांस्टेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, अलग अलग सॉल्यूट के लिए, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होगा, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के चेंज करने से वो हमारा क्या होगा, चेंज करेगा। सिंपल सा, यही सब तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगा कि KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, जो कि बेसिकली सॉल्यूट है, एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी को भी चेंज करेंगे तो हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर जाएगा। सेकेंड, KH ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कांस्टेंट है तो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। KH ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को आप एक ही सोल्यूशन के लिए सॉल्यूट सॉल्वेंट चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो उस केस में उस कांस्टेंट का भी वैल्यू हमारा चेंज कर जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। और हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे, मतलब एज सुन एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जो टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं तो हेनरी लॉ कांस्टेंट का भी वैल्यू बढ़ते चला जाता है। एज सुन एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड KH ऑल्सो इंक्रीजेज, KH भी क्या करना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। तो सिंपल सा है कि सॉल्यूट के सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH भी बढ़ेगा। इसका हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, बट ये आप सीधा ध्यान रखोगे। अब देखिए, जो हमारा हेनरी लॉ आया था इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, वो बेसिकली था क्या, वो बेसिकली था हमारा कि P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कंसंट्रेशन टर्म है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कंसंट्रेशन टर्म इन सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ अगर KH इंक्रीज किया, KH इंक्रीज किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी ना प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के ये आ रहा है, मतलब इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, इन्वर्स का, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो KH को आप इसी तरफ रहने दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को इस तरफ भेज दो, तो ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट इनटू P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इट इज इक्वल्स टू KH। तो यहाँ से KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, घटेगा। तो एज सुन एज KH इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। तो ये भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ कि ये बढ़ेगा तो ये बेसिकली वैल्यू घटेगा, इन्वर्स रिलेशन। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। थर्ड हो गया हमारा हायर द हेनरी लॉ कांस्टेंट कॉमा लेसर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि KH का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करने लगे। क्लियर। तो ये तो कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक हो गया।
क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये सब थ्योरी है बेसिकली। एप्लीकेशन की, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन बेसिकली क्या क्या। तो हेनरी लॉ का बहुत सारा एप्लीकेशन है, जिसमें से हमारा एक एप्लीकेशन ये है कि जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं, उनका जो है ठंडे के दिन में लाइफ जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, बट उनका विंटर के दिन में हमारा लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। क्या बोल रहे हैं हम कि एक्वेटिक एनिमल्स हैव better life in winter than that of summer। सिंपल। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जो भी एक्वेटिक एनिमल होता है वो वाटर में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन गैस होता है उसको लेकर के वो ज़िंदा रहता है। मतलब ऑक्सीजन गैस इज़ बेसिकली डिज़ोल्व्ड इन वाटर। ऑक्सीजन गैस हमारा वाटर में डिज़ोल्व है, मतलब गैस इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, तो गैस सॉल्यूट हो गया, वो मेरा सॉल्यूशन हो गया ना, जिसमें गैस सॉल्यूट है। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब गैस हमारा सॉल्यूट होगा तो टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जब टेम्परेचर हायर रहेगा तो सॉल्युबिलिटी कम, मतलब कम गैस डिजॉल्व होगा। तो समर में टेम्परेचर हायर रहेगा, विंटर में टेम्परेचर लोअर रहेगा, टेम्परेचर लोअर तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो बेटर लाइफ कौन से दिन में होगा? विंटर में। तो विंटर में उन लोग के लिए रहना काफ़ी ईजी होता है, आसान होता है, बट समर में रहना काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ समर द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो गैस जो सॉल्युबल है हमारा वाटर में वो डिक्रीज कर जाएगा। तो कम ऑक्सीजन अगर सॉल्युबल है तो कम ऑक्सीजन उसको मिल पाएगा, तो उसके लिए लाइफ बेटर नहीं हुआ ना, उन लोग को जो भी इनटेक में प्रॉब्लम होगी। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। आवर सेकेंड एप्लीकेशन इज बेसिकली our second application is as we go to high altitude, comma, the atmospheric pressure decreases and hence we feel weak। जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा है। अब फिर से वही बात, जैसे जैसे ऊंचाई में जाओगे तो आपका गैस है ऑक्सीजन गैस, जैसे जैसे ऊंचाई पे गए तो हम लोग प्रेशर के टर्म्स में पढ़े हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मास से भी। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर जैसे जैसे घटेगा तो सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो डिक्रीज। तो हाई एल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर घटता चला जाएगा, एटमॉस्फेयर घटेगा तो प्रेशर भी कम लगाएगा, प्रेशर कम लगाएगा तो कम गैस डिजॉल्व होगा, मतलब सारे मिक्सचर में ऑक्सीजन गैस कम होगा, ऑक्सीजन गैस हम लोग कम मिलेगा तो हम लोग को वीकनेस फील होगा ना। क्लियर? ठीक है। या फिर इसका थर्ड एप्लीकेशन आप ये ले सकते हो, CO2 गैस dissolved in cold drinks कोल्ड ड्रिंक को हम लोग एडवाइस करते हैं कि उसको रेफ्रिजरेटर में रखें। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में फिर से कौन सा गैस डिजॉल्व है?
CO2 गैस। अब गैस डिजॉल्व है मतलब टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक में हमारा CO2 गैस डिजॉल्व है, तो अगर उसको आप रेफ्रिजरेटर में नहीं बाहर में रखोगे तो टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई मतलब CO2 गैस कम डिजॉल्व होगा, तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक का उतना वो टेस्ट उस टाइप से नहीं होगा। इसलिए हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि टेम्परेचर कम हो तो CO2 गैस का सॉल्युबिलिटी उसमें ज़्यादा हो, ज़्यादा CO2 गैस उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा हमारा, तो वो कोल्ड ड्रिंक उस टाइप से आपको फील होगा पीने में। क्लियर? तो दे आर द बेसिक सिंपल एप्लीकेशन ऑफ हमारा हेनरी लॉ। तो हम लोग हेनरी लॉ पढ़े इन टर्म्स ऑफ मास, मोल फ्रैक्शन, ये सब, और वो कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट का, और ये उसका एप्लीकेशन। क्लियर? तो ये सब सारा बात था बेसिकली हमारा हेनरी के लॉ का, और यही था सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज दिस मच at 25 degrees Celsius. If the partial pressure of oxygen in air is 0.4 atm, calculate the concentration in moles per liter of dissolved oxygen. तो जो गिवन पार्ट है उसको लिख लेते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू ये दिया हुआ है, मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट दैट मीन्स KH का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दैट इज 4.34 इंटू 10 का पावर 4 at 25 डिग्री सेल्सियस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है O2, that is basically 0.4 atm, this is also in atm। हम लोग को कंसंट्रेशन निकालना इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर, पहले देखिए मोल्स पर लीटर किसका यूनिट है, ऊपर में मोल, नीचे में लीटर मतलब वॉल्यूम, तो मोल पर लीटर वॉल्यूम दैट इज बेसिकली मोलैरिटी। तो हम लोग को कंसंट्रेशन तो निकालना है बट मोलैरिटी के टर्म्स में निकालना है। क्लियर? चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू हेनरी का लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर इट इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, होगा ना। प्रेशर हम लोग को दिया हुआ है ऑक्सीजन गैस के वजह से कितना 0.4, दैट इज इक्वल टू KH का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4.34 इंटू 10 का पावर 4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ से हम लोग आसानी से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को निकाल सकते हैं, दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाई 4.34 इंटू 10 का पावर 4। क्लियर? ये हमारा क्या चीज़ निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। निकालना क्या चीज़ है, मोलैरिटी। मोलैरिटी हम लोग को निकालना है मोल पर लीटर, पर लीटर मतलब वॉल्यूम हम लोग को 1 लीटर कंसीडर करना है, लेकिन उसके लिए मोल ऑफ गैस तो पता होना जरूरी है ना। तो हम लोग मोल ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, चलिए ये देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इट इज़ इक्वल टू मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वाटर में डिजॉल्व है हमारा, मतलब मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ वाटर होगा। अब देखिए हम लोग को पर लीटर हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो पर लीटर अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का हम लोग को तो मैग्नीट्यूड ये आ चुका है, तो ये हो गया मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ वाटर। पर लीटर कैलकुलेट करना है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्वेंट आपका वाटर है, और इस केस में आप डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट भी जानते ही होंगे कि वाटर का डेंसिटी होता है दैट इज बेसिकली 1 ग्राम पर ml, 1 लीटर मतलब 1000 ml, ठीक है। इधर में हम लोग को मोल ऑफ गैस चाहिए, तो ऑक्सीजन है तो गिवन वेट अपॉन ये होगा हमारा, मोल पर लीटर में निकालना है ना, तो इस केस में मोल ऑफ गैस चाहिए तो मोल ऑफ गैस निकालना है, लेकिन उसमें मोल ऑफ वाटर हमारा एक्स्ट्रा है, तो मोल ऑफ वाटर को हम लोग को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो ये वाला वैल्यू पता रहेगा तब तो ये तो पता है मोल ऑफ वाटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ml और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज़ 1 ग्राम पर ml। तो ऐसे सॉल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं कि जितना हमारा सॉल्वेंट है उतना ही हमारा सॉल्यूशन है, मतलब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम है, मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन टाइप का हो गया। मतलब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी हमारा कितना ही होगा 1000 ml के ही बराबर में होगा। तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1 ग्राम पर ml, ml में लेंगे,
दैट इज इक्वल्स टू 1000, मतलब कितना मास आ गया सॉल्वेंट का 1000 ग्राम। तो मोल निकाल सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, क्योंकि गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, तो गिवन वेट 1000 ग्राम, मोलर वेट हमारा 18, 1000 अपॉन 18 हम लोग पीछे पढ़ चुके थे 55.5 आता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना है हमारा 0.4 डिवाइडेड बाई 4.34 इंटू 10 का पावर 4 इज इक्वल्स टू, ऊपर में तो रह गया मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई, नीचे में हम लोग अभी जस्ट आपको बोलें कि अमाउंट ऑफ गैस हम लोग काफ़ी कम मान रहे हैं, जितना हमारा सॉल्वेंट है लगभग वही वॉल्यूम में सोल्यूशन का, मतलब सोल्यूट काफ़ी कम हो गया, तो सॉल्वेंट के टर्म्स में सोल्यूट को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू काफ़ी कम, तो इसके टर्म्स में तो ये जीरो ही हो गया, ना के बराबर, तो इसको छोड़ देंगे। और मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन वेट कितना है 1000 और मोलर वेट इसका कितना है हमारा 18, जो कि अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मोल ऑफ गैस हमारा आसानी से कैलकुलेट हो गया। तो मोल ऑफ गैस इट इज़ इक्वल टू 0.4 इंटू 1000 अपॉन 4.34 इंटू 10 का पावर 4 और इधर में 18। क्लियर। अब हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से मोलैरिटी, क्योंकि मोल पर लीटर निकालना था, मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हम लोग पहले से ही 1 लीटर कंसीडर कर चुके हैं, मतलब मोलैरिटी कितना के बराबर में आ गया, मोल ऑफ के बराबर में आ गया, और मोल हम लोग कैलकुलेट किए हैं इतना, तो मोलैरिटी भी सेम हो गया 0.4 इंटू 1000 अपॉन 4.34 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 18, दिस मच। क्लियर। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं किए, इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान सिर्फ यही दिए कि हम लोग जो जनरली जो सोल्यूशन इधर में कंसीडर करते हैं दैट आर और डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा, सोल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम होगा। तो इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है उसको हम लोग सॉल्वेंट के बराबर मान सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे सिंस सॉल्वेंट काफ़ी ज़्यादा है, डाइल्यूट है, तो सोल्यूट काफ़ी कम है, इसलिए सॉल्वेंट के टर्म्स में हम लोग सोल्यूट को नेगलेक्ट कर दें। ऐसा नहीं कि यहाँ से भी सोल्यूट हटा दोगे, तो यहाँ सोल्यूट इंडिपेंडेंट है, ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा, पर इधर में इसके साथ एडेड है, तो इसके मुकाबले में इसको लगभग ज़ीरो मान के हम लोग हटा दिए और हम लोग कैलकुलेट कर लिए। बाकी आप इसको मान के भी सॉल्व कर सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इसके वैल्यू में आगे पीछे का चेंज हो जाता है। क्लियर, क्योंकि दोनों वेरिएबल तो सेम ही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम में आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर इज दिस मच। मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया, मतलब KH का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज़ 1.0 इंटू 10 का पावर 5 ATM। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज़ 0.6। मतलब मोल फ्रैक्शन आपका दिया हुआ N2 का एयर में, सॉल्यूशन में नहीं, वाटर में नहीं, एयर में दिया हुआ है, दैट इज़ 0.6। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हम लोग को फाइंड करना है फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। एयर में से कि कितना हमारा मोल N2 का 10 मोल ऑफ वाटर में डिजॉल्व है, मतलब मोल्स ऑफ H2O सॉल्वेंट का मोल दिया हुआ है 10 एट 298 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर। मतलब टोटल प्रेशर हमारा दिया हुआ है एटमॉस्फेयर का इस 5 ATM। एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया हुआ है 5 ATM, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग को मोल्स ऑफ N2 निकालना है। तो देखिए हेनरी के एक्सप्रेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, और ये प्रेशर भी N2 की वजह से ही होना चाहिए। टोटल प्रेशर तो हम लोग लेते नहीं है, पार्शियल प्रेशर लेते हैं N2 का, और पार्शियल प्रेशर हम लोग को दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, तो टोटल प्रेशर दिया हुआ है PT, एयर का टोटल प्रेशर दिया हुआ है 5 ATM हमारा। तो पहले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना पड़ेगा। तो हम लोग गैसीय स्टेट पे पढ़ते हैं कि कोई अगर हमारा मिक्सचर ऑफ गैस है, जैसे A, B और C, तीन गैस हमारा मिक्सड है, तो इस केस में अगर हम लोग को प्रेशर सिर्फ ड्यू टू A निकालना पड़ेगा, तो डैट विल बी टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सिंपल। तो यहाँ हम लोग को पार्शियल प्रेशर किसका चाहिए, N2 का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। टोटल प्रेशर इज कितना 5 ATM और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज कितना 0.6। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया, दैट इज इक्वल टू KH। KH का वैल्यू दिया है 1 इंटू 10 का पावर 5
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 वैसा N2 है, नाइट्रोजन गैस है जो वाटर में डिजॉल्व है। क्लियर, क्योंकि ये सॉल्यूशन के लिए हम लोग लगाते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 फाइंड हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁵। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 वैसा नाइट्रोजन गैस है जो हमारा वाटर में डिजॉल्व है। बट हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना है जब हमारा वाटर कितना मोल दिया हुआ है, 10 मोल दिया हुआ है। नाउ अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट विल बी द मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमारा जो डिजॉल्व था वो कितना आया, 5 इंटू 0.6 अपॉन 10⁵, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब नहीं है। दैट इज मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ही इक्वेशन एक ही वेरिएबल है, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से मोल ऑफ N2 आपका सॉल्व हो गया, आसानी से आ जाएगा, जो कि वही आंसर होगा। क्लियर, होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, आसान था। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टोटल दिया होता है ये 5 ATM टोटल प्रेशर एयर का दिया होता है, मतलब पूरा मिला करके सारे एयर का प्रेशर। तो उसमें से प्रेशर ऑफ N2 फाइंड करना जरूरी है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल प्रेशर मतलब उसी की वजह से प्रेशर। क्लियर। एक और क्वेश्चन है आपका कि एज सेम टेम्परेचर ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोजन। मतलब किसी फिक्स टेम्परेचर पे हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल है, घुला हुआ है हाइड्रोजन से। क्लियर, वाटर में। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ किसका, ऑक्सीजन इज़ मोर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस H2। H2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि गैस O2H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। विच वन ऑफ देम हैज़ हाइयर वैल्यू ऑफ KH एंड वाई। किसका KH का वैल्यू ज़्यादा होगा और क्यों होगा। ठीक, अभी देखिए हम लोग हेनरी के लॉ से पढ़े हैं कि P इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इट इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस। जहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन बेसिकली है वो कंसंट्रेशन टर्म है, तो यही बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सॉल्युबिलिटी को। तो KH और सॉल्युबिलिटी में कैसा रिलेशन, अभी हम लोग पीछे पढ़े भी है इन्वर्स रिलेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन मेथड में आएगा तो डिवीज़न में, मतलब KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सॉल्युबिलिटी O2 का ज़्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी O2 का ज़्यादा तो KH कम, मतलब KH ऑफ O2 विल बी लेस, और सॉल्युबिलिटी हमारा H2 का कम तो उसका KH ज़्यादा, तो KH ऑफ H2 विल बी ग्रेटर। सिंपल, इसी तरह। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन पढ़े, उसके बाद हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हेनरी लॉ कांस्टेंट का, देन हम लोग एप्लीकेशन पढ़े, उसके बाद हम लोग बेसिक 2-3 न्यूमेरिकल्स भी किया, और इसी के साथ आपका सॉल्युबिलिटी टॉपिक एंड होता है। होप आपको लेक्चर समझ में आई होगी। जो चीज़ नहीं समझ में आया आप उसे दोबारा रिवाइंड करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, मेल करके पूछो, किसी भी तरीके से आप पूछो। एंड दूसरी बात कि जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ उसको आप वापस से फिर से एक बार और खुद से कोशिश करने की। साथ ही में अगर आपके पास NCERT है तो प्लीज़ गो थ्रू द NCERT पढ़ो आप, क्योंकि 12th में NCERT पढ़ना इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कभी भी हम लोग केमिस्ट्री में उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, सिंसियरली NCERT को पढ़ा जाता है, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कोई भी हो। क्लियर। तो आप NCERT पढ़ो। अगर अभी आपके पास बुक नहीं है अवेलेबल है NCERT की, तो आप गूगल करो NCERT ई बुक्स। क्लियर, NCERT ई बुक्स, और उसमें जा कर के 12th की आप केमिस्ट्री की पार्ट 1 NCERT डाउनलोड करो। चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है या होल बुक भी रहता है, आप चैप्टर वाइज डाउनलोड करो। सोल्यूशन आपका सेकेंड चैप्टर होगा और उससे आप गो थ्रू करो। उसमें जितना भी हेनरी लॉ से रिलेटेड ये सब जो क्वेश्चंस होगा, थियोरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल, इनसाइड एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में, उससे भी आप गो थ्रू, उसको भी अच्छे से पढ़ोगे आप, क्योंकि एग्जामिनेशंस में बोर्ड्स के भी पेपर में ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल से पूछेगा, थ्योरी भी पूछेगा, जिसके लिए NCERT पढ़ना आपको ज़रूरत है। इसलिए आप उस सबसे पढ़िए तो बेस्ट है, कि नहीं है तो अभी ई बुक आप डाउनलोड कर लो।
आसानी से आप उसमें पढ़ सकते हो। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।